Hey everybody, welcome back to our YouTube channel। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो दैट इज ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस के बारे में बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो मार्क्सफेड के लिए या फिर मतलब इसमें सीनियर अकाउंटेंट के लिए या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, इसके बिना कोऑपरेटिव बैंक के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, कॉमर्स लेक्चरर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप पीएस पीसीएल और पीएस टीसीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मींस ऐसा कोई भी कंपैटिटिव एग्जाम जिसमें अकाउंट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें गारंटी है कि आपको कॉन्सेप्ट या फिर कन्वेंशन में से एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। मिनिमम एक बोल रही हूँ, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। एक से दो क्वेश्चन अक्सर ही प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स के एमसीक्यूज। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई वुड लव टू आंसर योर डाउट्स। देखिए, जब तक आपको डाउट्स नहीं आएंगे आपकी क्लैरिटी नहीं बनेगी। एंड ये जो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं ये एक वीडियो में नहीं कंप्लीट होंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या क्या आता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यस, कन्वेंशंस आती हैं, हाँ जी, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस भी आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अब देखिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। आपने सुना होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्लास +1 में ही आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अभी तो आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब रिवीजन चल रही है आपके पुराने सिलेबस की। बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं। कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं? जैसे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, कंसिस्टेंसी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं एंड कुछ बेसिक असम्पशंस ली जाती हैं। इन तीनों के बेसिस पे बनते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक वाइडर टर्म है जिसमें कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड बेसिक पोस्टुलेट्स एंड फंडामेंटल असम्पशंस कंसिडर की जाती हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। according to which of the following accounting principles the owners of the business are considered as creditors? अब देखिए ऐसा कौन सा बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस का जो ऑनर है उसी को बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है। पहले हम हर एक ऑप्शन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है हमारे पास मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं, इफ दीज कैन बी काउंटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी तो सिर्फ वही काउंट की जाएंगी, ठीक है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन सच एज क्वालिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये सारी चीजों को आप मनी की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते, तो ये मनी मेजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएंगी। तो इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड कम्स कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। थर्ड वन इज ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। ड्यूअल मींस टू, दो एस्पेक्ट होंगे। कौन से दो एस्पेक्ट्स होंगे? डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट, मींस एवरी डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट। हर एक एंट्री का कुछ डेबिट होगा, कुछ क्रेडिट होगा। आपने जर्नल एंट्रीज की होंगी, उसमें भी ऐसे ही होता है, डेबिट कॉलम का टोटल क्रेडिट कॉलम के इक्वल हो जाता है, तो वो है ड्यूअल एस्पेक्ट। हर एक एंट्री का डेबिट एंड क्रेडिट दोनों होंगे। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई इस क्वेश्चन में, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। अब वो क्या बोल रहे हैं, ऑनर ऑफ द बिजनेस को ही क्रेडिटर बोला जाएगा, मींस एक ही पर्सन दो लीगल एंटिटी बन गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेट लीगल एंटिटी।
According to business entity concept, business and owners are two separate entities. इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ मैं आपको। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो बिजनेस एंड बिजनेसमैन ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, ठीक है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दो सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। कैसे? आपने जर्नल एंट्रीज में किया होगा कि अगर आपने बिजनेस के लिए कुछ परचेज किया तो उसको हम एक्सपेंडिचर काउंट करेंगे, एक्सपेंस काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ परचेज किया पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? ड्राइंग। मींस अगर तो ऑफिस यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए कुछ है तो वो है एक्सपेंडिचर। अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग। इसका मतलब एक ही एंट्री के दो एस्पेक्ट्स हो गए। कैसे हो गए? कि अगर आपने कुछ बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किया तो वो एक्सपेंस है, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया तो वो ड्राइंग है। इट मींस कि जो भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, आपने अब तक पढ़ा ही है, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेंस है वो बिजनेस यूज के लिए होगा, एंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बिजनेसमैन ने कुछ विथड्रॉ कर लिया तो वो ड्राइंग कंसिडर किया जाएगा, एंड बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पे करना पड़ सकता है टू द बिजनेस। सो बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। तो अब अगर बिजनेसमैन ने कुछ ड्राइंग की है, सपोज ₹5,000 विथड्रॉ करवाया पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या हो गया? ड्राइंग। अब 5,000 बिजनेसमैन को बिजनेस को वापस करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया? बिजनेस के लिए बिजनेसमैन क्रेडिटर बन गया। तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सेपरेट लीगल एंटिटी। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है? Which accounting principle differentiate between the owners and the management? फिर से वही आ गया, दो सेपरेट लीगल एंटिटीज किसके अकॉर्डिंग है? सेपरेट एंटिटी के अकॉर्डिंग। इसी को हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। चाहे आप इसको बिजनेस एंटिटी बोल दो या फिर सेपरेट एंटिटी, एक ही बात है, यही है राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस है इट हैज अ लॉन्ग लाइफ या फिर इनडेफिनिट टाइम पीरियड। हमारा बिजनेस लंबे टाइम पीरियड के लिए चलेगा, एंड उसी लंबे टाइम पीरियड को डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स में डिवाइड किया जाता है सो दैट रिकॉर्ड रख सकें, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं। अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ऑल्सो कॉल्ड आर फाइनेंशियल ईयर। तो ये होता है गोइंग कंसर्न कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। देन कम्स ड्यूअल एस्पेक्ट, बताया था अभी आपको। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज ड्यूअल एस्पेक्ट। दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। सेपरेट एंटिटीज का राइट आंसर है। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेस ये काउंट किए जाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को काउंट नहीं किया जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? हाँ जी बिल्कुल है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रेवेन्यूज हैं ये इक्वल होने चाहिए एक्सपेंसेस के, मैच करने चाहिए। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में हमें कितने रेवेन्यूज हुए एंड कितने एक्सपेंडिचर हुए वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ड्यूअल एस्पेक्ट। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं, उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये तो होता है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हाँ जी ये भी होता है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स।
हर एक एंट्री का एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल की, सेल्स ऑफ रुपीज 50,000, सेल्स ऑफ रुपीज 50,000। तो अब ये जो 50,000 है, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अगर आपने कैश पे सेल की है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो 50,000 डेबिट हो गया एंड 50,000 क्रेडिट हो गया। तो एक ही एंट्री के दो एस्पेक्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट। देन कम्स ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट। ये तो कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है और हमसे यही पूछा है कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लेकिन फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये होता है गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट बिजनेस विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए चलेगा हमारा बिजनेस। तो राइट आंसर क्या बन गया हमारा? सी। डी भी गलत ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने पूछा था कौन सा नहीं है। पेपर में ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। Next comes the question number 5th. According to going concern concept, a business is assumed as having. Going concern concept के अकॉर्डिंग क्या होगा? बिजनेस की एक लिमिटेड लाइफ होगी? नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस एक इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए चलता रहेगा, ठीक है। वेरी लॉन्ग लाइफ? नहीं, नन ऑफ द अबव तो फिर हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या? इनडेफिनेट लाइफ। अब देखो, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि वेरी लॉन्ग लाइफ आंसर क्यों नहीं है। जब भी आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो ना, एमसीक्यूज का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको चूज करना होता है बेस्ट आंसर। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बेस्ट आंसर चूज करना है। नो डाउट ये भी अज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस है उसकी लॉन्ग लाइफ होगी, लेकिन लॉन्ग लाइफ तो आपके लिए 5 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, तो हम ये नहीं अज्यूम करते ना। तो इनडेफिनेट का क्या मतलब है कि देखिए, जैसे कंपनी होती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स की अगर डेथ हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है, नए मेंबर्स आते जाएंगे। तो इनडेफिनेट लाइफ होती है, ये होता है गोइंग कंसर्न। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 6th. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं ये किस पे बेस्ड होते हैं? तो ये होते हैं कुछ पॉस्टुलेट्स होती हैं। पॉस्टुलेट्स का मतलब है कुछ मान्यताएं होती हैं, ठीक है, एंड कुछ बेसिक एजम्पशंस होती हैं जिनके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स? नहीं। सर्टेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? नहीं। गवर्नमेंट गाइडलाइंस? नहीं। तो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये होते हैं एजम्पशंस के बेसिस पे, ठीक है। Next comes the question number 7th. According to money measurement concept, which of the following will not be recorded? इस पे फोकस करो, will not be recorded। कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बिजनेस में वही चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी दैट कैन बी काउंटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। जिसको हम मनी की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को काउंट करेंगे। जो चीजें मॉनेटरी टर्म्स में नहीं काउंट हो सकती उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, पूछा गया कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स का रिवैल्यूएशन करने से हमें क्या पता चलेगा? या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। पता तो हमें मॉनेटरी टर्म्स में ही चलेगा ना कि हमारी एसेट की वैल्यू 5,000 इंक्रीज हो गई या फिर 2,000 डिक्रीज हो गई। तो ये तो मनी की फॉर्म में काउंट हो सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड इज कमीशन पेबल टू सेल्समैन। देखिए, कमीशन तो कैश की फॉर्म में ही होगा ना, कैश की फॉर्म में कमीशन पे कर दिया तो मॉनेटरी हो गया, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। थर्ड इज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है ना उसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग कैसे होती है? ए बी सी डी। ये क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो एक मॉनेटरी फिनोमिना हो सकता है, लेकिन क्वालिटी को आप कैसे काउंट करोगे? तो मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ऑल ऑफ दीज तो फिर होगा ही नहीं क्योंकि हमने पहले ही 2 ऑप्शन गलत कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 8। Non-financial quantitative information is not recorded in accounts due to। वो कहते हैं कि non-financial मतलब which cannot be counted in terms of money।
कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम मनी की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा। किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे? तो इसका राइट आंसर है, अभी डिस्कस किया, मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं होगा क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट में दो एस्पेक्ट की बात होती है, डेबिट क्रेडिट की, तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही इस एमसीक्यू में। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए नया है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि चाहे आपने जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं की, अभी ड्यू है, तो एक्रूअल बेसिस पे भी चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, आपने सर्विसेज रेंडर कर दी लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं की, पेमेंट ड्यू है, तो वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है कि चाहे इनकम अर्न हो गई है, चाहे आपने रिसीव नहीं की, तो वो भी रिकॉर्ड की जाएगी एक्रूअल के अकॉर्डिंग। एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन ही था। जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसी को एंटिटी बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारे एमसीक्यू में पूछा था कि नॉन फाइनेंशियल नहीं रिकॉर्ड करते, किसके अकॉर्डिंग? मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 9। मनी मेजरमेंट के ही 2-3 एमसीक्यूज करेंगे, ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं, ठीक है, पुराने पेपर्स से निकाले हुए एमसीक्यूज हैं। Which of the following is related with the money measurement concept? कौन सी चीज है जो मनी मेजरमेंट से रिलेटेड है? All business transactions should be expressed in money. सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को मनी में एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है जी। The transactions which cannot be expressed in terms of money will not be recorded in accounting books. ये तो परफेक्ट है कि जो चीजें मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। थर्ड कम्स बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम प्रोपराइटर, तो ये तो एंटिटी कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पक्का ही गई। अब ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, अगर एक ऑप्शन चली गई तो ये बचे दो, ये राइट आंसर आपको पता चल गया। लेकिन अगर किसी को इसमें डाउट है, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, अब देखिए जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है वो सारी मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती। तो जब भी आपको एमसीक्यू में ऑल आ जाए, नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, तो आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ कि ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस ना 100% राइट नहीं होती। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ कि जो भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना जिसमें ऑल आ जाए, नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, तो आप वहां पे थोड़ा और कॉन्शियस हो जाओ कि ये तो गलत होने वाला ऑप्शन है। 90% वो सही नहीं होता, लेकिन 10% फिर भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। तो बेस्ट क्या बन जाएगा कि जो चीजें मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती वो अकाउंटिंग बुक्स में नहीं आएंगी, ये कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट ने ऐसे नहीं लिखा कि हर एक चीज को मनी में एक्सप्रेस करो, बल्कि ये लिखा है कि जो चीजें मनी में नहीं एक्सप्रेस हो रही उसको रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का अगर आपको डिटेल्ड टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, कर लेंगे, ठीक है, अदरवाइज एमसीक्यूज के साथ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। Next comes which of the following is an example of money measurement concept? Money measurement का best example क्या है? Dispute between management and labor. अब देखो management and labor यूनियन के बिटवीन झगड़ा हो गया, तो कैसे बताओगे? 500 रुपए का झगड़ा हो गया, 1000 रुपए का झगड़ा हो गया, कैन यू काउंट दिस इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं, तो ये राइट आंसर नहीं है। Then comes loss of material of rupees 5000, रुपीज आ गया, 5000 आ गया, तो ये मनी की फॉर्म में है, तो एनी ट्रांजेक्शन विच कैन बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी वो आ जाएगी, तो ये राइट आंसर है। सेल्स प्रमोशन, देखिए सेल्स प्रमोशन के लिए ना कई बार हम पैसे नहीं लगाते, तो कैसे करते हैं? कोई एडवर्टाइजमेंट करा दी, किसी को स्पॉन्सर कर दिया, तो ये भी तो सेल्स प्रमोशन पॉलिसी होती है ना। अब यहाँ पे तो लिखा नहीं है ना कितना एक्सपेंस हुआ है प्रमोशन पे, तो मनी में इसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द फ्रेश अपॉइंटमेंट, पैसे की तो कोई बात नहीं की, अगर हमें बता देते कि इतने पैसे लगे हैं, इतने रुपीस लगे हैं एडवर्टाइजमेंट पे, तो शायद राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं बताई गई, तो ये राइट आंसर नहीं है। मटेरियल का लॉस हुआ है 5000 का, तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इट कैन बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। आई होप आपको मनी मेजरमेंट तो बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। एक बिजनेस एंटिटी, ठीक है,
बाकी जो बचते हैं कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, उस पे आएगा नेक्स्ट वीडियो। ये 2-3 पार्ट्स में आएगा वीडियो, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आप जो भी ऐसा कोई कंपैटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें अकाउंट्स आएगा, तो आपको ऐसा एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो जितना आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करोगे सबका बेनिफिट होगा। दूसरों का भी अच्छा सोचा करो, हर वक्त सेल्फिश नहीं बनना चाहिए नॉलेज के मामले में। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।